नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज बात बंगाल में घमासान की। पश्चिम बंगाल की धरती पर एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि अस्तित्व और आस्था की भी है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन महाकाली के दरबार में हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इस राज्य में पूजा पंडाल के लिए हाईकोर्ट के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं। क्या यहां तुष्टीकरण की राजनीति आस्था पर भारी पड़ रही है? दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी बंगाल के भूगोल को मिटाकर उसे बिहार में मिलाना चाहती है। उत्तर बंगाल के बंटवारे की सुगबुगाहटों के बीच ममता दीदी ने इसे अस्मिता की लड़ाई बना दिया है और इन सब के बीच ओवैसी की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के गठबंधन ने क्या सत्ता की राह मुश्किल कर दी है? लेकिन सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो टीएमसी 34 सालों के अभेद वामपंथ के किले को ढहाकर ममता बनर्जी ने 2011 में इतिहास रचा था। उस समय उनका नारा मां माटी मानुष ने बंगाल के किसान और लोगों को जोड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी को अग्नि कन्या के रूप में स्थापित किया। इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी ने सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज वही माटी मां और मानुष क्या उनसे छिटक रहे हैं? 2011 तक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर केवल 4% के आसपास था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने सोनार बांग्ला और जय श्री राम के उद्घोष को अपनी पहचान बनाई, तो साथ ही टीएमसी पर तुष्टीकरण और सिंडिकेट राज का आरोप लगाकर अपनी पैठ बनाई। कभी बंगाल में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी आज सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या केसरिया लहर बंगाल के पुराने किलों को ढहा पाएगी? अब देखना यह होगा कि चुनाव में बंगाल की जनता अस्मिता के नाम पर दीदी का साथ देगी या परिवर्तन के नाम पर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देगी, या फिर ओवैसी का तीसरा मोर्चा इस खेल को ही बदल देने की स्थिति में होगा। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, बंगाल में घमासान में। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं वहां के जो सियासी हलचल है उसमें नेताओं के बयान। ওরা তো অ্যান্টি বেঙ্গল। আমরা সব ধর্ম ভাষা সম্প্রদায়কে নিয়ে চলি। আমি রাজবংশী ভাষায় কবিতাও লিখেছি, আমি অলচিকি ভাষায় কবিতাও লিখেছি। আমি সবার জন্য কাজ করি। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, রাজবংশী, কামতাপুরী থেকে শুরু করে, কুচ থেকে শুরু করে, আমার বাঙালি ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে, আমার হিন্দি ভাষী থেকে শুরু করে, আমার উর্দু ভাষী থেকে শুরু করে, আমার সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, সব ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় সবাইকে সম্মান করি। I respect the central forces, but please remember that manpower is the real power. आज बीजेपी पावर में है दिल्ली में, काल उलट जाएगा, ऐसा ही परिस्थिति है। याद रखिए, आपका काम आप इज्जत से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए, हम लोग पूरा सहयोगिता करेंगे। अगर आप वोट का काम में बीजेपी के लिए पोलिंग एजेंट बन जाएंगे, तब हमारा माता जी है, बहन जी है, वो लोगों ने इसको रिप्लाई देंगे, हम नहीं देंगे। माँ के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया है और माँ काली हम लोग सबको अपना असीम आशीर्वाद दे कि जिस बंगाल को उसके सांस्कृतिक विरासत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, और जिस बंगाल की पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाजत मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल अपना
पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद मां से मांगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल है तो वो का मुद्दा है हिंदू वोट, मेरा मुद्दा है मुसलमान वोट। वो जितना हिंदू हिंदू करेगी मेरा उतना ही मुल्ला मुल्ला करेगी। क्या दिक्कत है? ले लीजिए ना, उनका बंटवारा कर लीजिए। ममता बनर्जी हिंदू वोट बंटवारा कर लीजिए, मैं ही मुसलमान वोट 100 से 80% मेरा पास ले लूंगी, तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएगी। तो बंगाल में घमासान मचा हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे और उसके बाद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद अब एजेंडा भी तय करीब करीब हो गया है कि कौन सी पार्टी किस एजेंडे पर चुनाव मैदान में जा रही है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किस एजेंडे के साथ वो जा रही है। तो अब ये भी करीब करीब साफ हो गया और आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल में घमासान अपनी इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कांग्रेस के नेता रहमत अली हमारे साथ इस चर्चा में हैं और TMC के नेता एहतेशामुल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हक साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही से। 2011 से लगातार आप सत्ता में हैं और अब एक बार फिर से बड़े दावेदार के तौर पर आप कह रहे हैं कि हम रिपीट करने जा रहे हैं। बंगाल में घमासान है, मुद्दा तय है कि अब जो होगा वो हिंदू और मुसलमान पर ही लड़ाई होगी। इसी मुद्दे पर हक साहब अनम्यूट कर लीजिए सिस्टम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशीष शर्मा जी, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर मां का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और उन्होंने कह दिया कि नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त मिल जाती है, पूजा पंडाल के लिए हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। यानी कि साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है और किस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है। आशीष जी, धन्यवाद। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये एजेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। ममता दीदी के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में तुष्टीकरण, हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार और भेदभाव पूर्वक योजनाओं का क्रियान्वयन लागू करके बिहार की जनता को उसके हक से दूर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास करने का काम ममता दीदी की सरकार में हुआ है। इन सब विषयों को लेकर हम सब जनता के बीच में जा रहे हैं और थोड़ा देर से ही सही लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है। अभी आप ही ने कहा कि 2011 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के
वोट शेयर में जो एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में, 2011 से लेकर, और अभी हम लोग 38% के वोट शेयर पर आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में 2026 का ये चुनाव ममता दीदी के तुष्टीकरण और बंगाल को इस तरह से बनाना जैसे वो भारत का अंग ही नहीं है, ऐसी विभाजनकारी सोच का अंत करने वाला चुनाव होगा। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की सरकार बंगाल में 4 मई को बनने जा रही है। ठीक है, यानी कि पिछली बार के नतीजों से इस बार का नतीजा आपके हक में आएगा और अच्छा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं आशीष जी? बिल्कुल, 4 मई की तारीख बंगाल के लिए एक बड़ी तारीख होगी, जब एक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, सिर्फ सत्ता पाने का प्रयास नहीं है ये, वैचारिक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का जो हम सबका एक आंदोलन है कि बंगाल भारत का एक अंग है, वो घुसपैठियों की धरती बन के न रह जाए, उस प्रयास में हम सब कामयाब होंगे और उसकी प्रणत 4 मई को 2/3 बहुमत के साथ जब हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, हक साहब के पास चलते हैं। हक साहब, एहतशामुल हक साहब टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम उन्हीं से करना चाह रहे थे, कुछ समस्याएं आई तकनीकी जिसकी वजह से। हक साहब, अपनी आप बात पूरी कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि इतने सालों के, इतने दशकों के सत्ता में रहने के बाद भी बात वहीं पर आ जाती है, हम विकास की बात पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, हम हिंदू और मुसलमान पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी यही देखने को मिल रहा है। देखिए आनंद विजय जी, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी के, मैं अपनी बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नमाज के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती है पश्चिम बंगाल में और दुर्गा पूजा के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के समझ प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही सिर्फ समझिए कि ये बात आती है। पश्चिम बंगाल एक भारत का ऐसा एक सेकुलर राज्य है। मुझे बोलने में आनंद जी जरा भी बगैर हिचकिचाहट के बोलना चाहते हैं कि ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है कि संप्रीति का राज्य इसे कहते हैं, भाईचारा का राज्य इसे कहते हैं, एकता का राज्य कहते हैं इसे, अखंडता के राज्य कहते हैं इसे। इसको हिंदू मुसलमान की राज्य कहते हैं, सिख ईसाई बौद्ध जैन SC ST OBC की राज कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड भारत के अन्य राज्यों जैसा यहाँ पश्चिम बंगाल में इस तरह की कार्ड भारतीय जनता पार्टी विफल है। इन्होंने 2021 में कहा था बड़ी बड़ी सपना लेकर के अब की बार 200 के पार, लेकिन हमारी यहाँ की सेकुलर जनता ने उनको 77 सीट पर लाके खड़ा कर दिया। देखिए ममता बनर्जी यहाँ विकास के समझ लिए कि बता नहीं सकता हूँ, इतनी विकास जीवन से लेकर मृत्यु तक के विकास की है ममता बनर्जी ने। आज लक्ष्मी भंडार हमारी माताओं बहने को भारत के किसी भी राज्य में हमसे हमारे ही डुप्लीकेट किए गए अदर राज्यों में। तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी एक सेकुलर नेत्री है और हिंदू मुसलमान, आपने आज का भाषण में सुना कि हमने कविता लिखा, हमने पोएम लिखा, हमने संगीत लिखा, लेकिन तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय को लेकर चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। आज दुर्गा पूजा का अगर अनुमति लेनी पड़ती, अगर दुर्गा पूजा का अनुमति लेनी पड़ती, आज दुर्गा पूजा को यूनेस्को को तरफ से समझ लिए सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। तो ये सिर्फ मां माटी मानुष की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार में ही पॉसिबल है, इससे पहले कभी भी पॉसिबल नहीं था। आज पश्चिम बंगाल बहुत ही अदर राज्यों से बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। यहाँ हम लोग एक छतरी के तरह ठीक है, लेकिन अब एक सवाल ये भी है ना कि आज आप जितना मुखर, हक साहब, आज आप जितना मुखर भारतीय जनता पार्टी को लेकर हैं, वो मुखरता तो उस समय नहीं थी जब ममता जी अलग हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एनडीए में थी, एनडीए की सरकार में मंत्री बनी। कांग्रेस से अलग होने के बाद बीजेपी ने ही उनको सहारा दिया और उसके बाद फिर वो बंगाल में आई। तब क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अलग था और आज अलग है? बिल्कुल उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग थे, कैप्टन अलग थे। तो फिर अलग क्यों हो गई? तो फिर यही सवाल था कि जब वो थी तो फिर अलग क्यों हो गई एनडीए से?
मैं आप जब पीछे ले जाना चाह रहे हैं आनंद जी, तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने 28 पार्टियों को लेकर के उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की आज जो परिस्थिति है, अभी बिहार में गए जनता दल यूनाइटेड के साथ में अलायंस हुए, जनता दल यूनाइटेड खत्म हो गया। आज देखिए महाराष्ट्र में समझ लीजिए। अरे तो आप भी तो कांग्रेस, आप भी कांग्रेस से अलग हुए और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को आपने खत्म कर दिया, शून्य पर ला दिया। देखिए हक साहब आप लोग भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अलग हुए और बंगाल में शून्य पर आपने ला दिया। बंगाल पे ये जनता ने मैंडेट दिया, हमारे कार्य जो है, मतलब यहाँ की जनता जनार्दन है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है, हमारे लोकतांत्रिक हिसाब से मतों का प्रयोग यही सवाल है ना। ये तो मैं रहमत अली साहब से भी जानूंगा, लेकिन एक सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि बंगाल की सेक्युलर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में किनारे कर दिया, लेकिन 77 सीटें आई। वोट परसेंटेज सर आपका 47.9% था। सर वोट परसेंटेज आपका 47.9% था, तो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट परसेंट 77 सीटों के साथ 38.1% था, बढ़ा। आपने तो, आपकी सेक्युलर जनता ने तो लेफ्ट और कांग्रेस को बाहर कर दिया। ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस 0 हो गया, लेफ्ट फ्रंट 0 हो गया। बाहर तो उसको किया ना, मौका तो इनको दिया, बढ़ाया तो इनको। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2021 में पूरे तौर पर इन्होंने सोचा था कि हम यहाँ सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन यहाँ की जो सेक्युलर जनता, देखिए एक बात लेकिन सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बन गई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया। ये भी तो सच है सर। देखिए आनंद जी, जहां भारतीय जनता पार्टी का समझ लिए कि पूरे जहां जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनका सपना साकार नहीं था और नहीं हो पाएगा। 2026 में फुल मेजोरिटी के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है और 4 मई का दिन होगा। हम लोग चौथी बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड को बीट करेंगे, 213 से 226। ठीक है, 4 मई को फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आशीष जी का जो दावा है वो सही, आपका दावा सही। लेकिन रहमत अली साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए कि कांग्रेस किस स्थिति में अभी पश्चिम बंगाल में है? 3% वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली, एक भी सीट नहीं मिली। इस बार आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? टीएमसी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ? पश्चिम बंगाल का जो हम लोगों ने सर्वे कराया है, पश्चिम बंगाल की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि पत्ता पत्ता जग में है, दर्द डाली डाली है। अब पूरा पश्चिम बंगाल पुकार रहा है कौन हमारा मालिक। ये टीएमसी और बीजेपी की जो नूरा कुश्ती है, इससे पूरा बंगाल अशांत हो चुका है और पूरे बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि बंगाल की तरक्की हो, बंगाल में शांति हो, बंगाल में रोजगार आए, बंगाल में शिक्षा बेहतर हो, बंगाल की जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम हो, इसके लिए वो लोग एक विकल्प तलाश रहे हैं और वो विकल्प कांग्रेस पार्टी है। देख लीजिएगा, आज की डिबेट को आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता इस बार दोनों को नकारने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को बेहतर बहुमत के साथ वो वापसी करने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी जब आएगी उसके बाद, देखिए कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद लेफ्ट की लंबे समय तक 34 वर्षों तक सरकार रही, उसके बाद ममता बनर्जी राज कर रही है। तो अब लोग देख रही है, बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि पश्चिम बंगाल के लोग उसको वहां पर आने देगा, क्योंकि जब बीजेपी को 77 सीटें उन्होंने दी तो पूरी बीजेपी पूरे बंगाल को जो है चलाने की बात करती है। और आज देखिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसी नवीन जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूजा करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ये कैसा बयान है? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरीके से बेतुका बयान देकर पूरे देश को गुमराह करने का काम करेगा, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पश्चिम बंगाल के लोगों को सुकून से रहने देगी? तो फिर किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि अच्छी सरकार आएगी, सेकुलर सरकार आएगी और पश्चिम बंगाल के लोग ये जान चुके हैं। वो सेकुलर सरकार किसकी होगी? कांग्रेस की या टीएमसी की? सर कांग्रेस की नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिना कांग्रेस के समर्थन से इस वक्त सरकार भी नहीं बनने जा रही है। और आप शुरू में आप कह रहे थे हुमायूं कबीर के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, ये कोई फैक्टर नहीं है। देखिए
एक तरफ हम हिंदू सांप्रदायिकता से तो लड़ ही रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम मुस्लिम सांप्रदायिकता से भी लड़ेंगे, लेकिन एक सवाल है ना रहमत अली जी, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात कर रहे हैं, अब ये चीज तो हम हेमंत जी से भी समझेंगे और हक साहब से भी कि आप 3% वोट बैंक, 0 सीट, इसके साथ अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा दौर आता है जिसमें सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी हो, तभी तो कोई इस 0 से शिखर तक पहुंच पाता है। क्या ऐसा है क्या ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी? देखिए, जब सरकार लंबे समय तक किसी की भी चलती है तो नाराजगी होती है, और निश्चित तौर पर लोगों में नाराजगी है। लोगों के हिसाब से काम वहाँ पे नहीं हुआ है, रोजगार पे भी सर काम नहीं हुआ है, पलायन वहाँ के नहीं रुके हैं, सड़कें वहाँ की दुरुस्त नहीं है, शिक्षा व्यवस्था वहाँ मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक वहाँ काम करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की जनता कांग्रेस की तरफ निगाह गड़ाए के बैठी। लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस ही उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएगी। रहमत अली जी, लॉ एंड ऑर्डर पर आप कुछ बोलेंगे पश्चिम बंगाल के? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, या आज जो पुलिस में, पब्लिक में या समाज में जो नफरत फैल रहा है, इसका मैं सीधी मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी इसके जिम्मेदार है। बीजेपी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब जब करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होगी वहां पर नफरत फैलेगा, और जब नफरत फैलेगी तो सड़कें जलेगी, नफरत फैलेगी तो रोजगार खत्म होगा, नफरत फैलेगी तो लोग आपस में लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर यह बात समझ लीजिए कि नफरत के बाजार को बंद करना है, मोहब्बत की बेहतरीन दुकान वहां इस बार खोलनी है, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक छोटा छोटा कमेंट आप दोनों लोगों से, हक साहब और आशीष जी। पहले हक साहब आप बोल लीजिए, जब जो ये बातें कह रहे हैं, ऐसा है क्या कि कांग्रेस के बिना मदद से सरकार नहीं बनने वाली है जो नई सरकार बनेगी? मैं बोलूं? हाँ सर। आनंद जी, देखिए, सबको फंडामेंटल राइट है और अधिकार है, सबको हमारा संविधान दिया अपनी अपनी बात रखने का, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोग आने वाले 2026 में जो 4 मई का दिन होगा, वो हम लोग कम से कम इस बार, इसलिए हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है। हमारे सबसे बड़े जनार्दन जो है जनता है, यहाँ के जो वोटर है, जिनके लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल से लगातार जीवन से लेकर मृत्यु तक के योजनाएं किए हुए हैं। तो हम लोग आने वाले दिनों में, देखिए कांग्रेस क्या करता है, लड़ाई मुख्य रूप से अगर हम नेक टू नेक बात करें, अगर हम नेक टू नेक बात करें कि सीधी लड़ाई टीएमसी की बीजेपी से है या कांग्रेस से? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस से हमारी किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई जो है कांग्रेस से है, इससे है, भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से है। नहीं मतलब चुनाव में, उम्मीदवारों के कंस्टिट्यूएंसी में, चुनाव में, वैसे हिंदू मुसलमान की पार्टी है। नहीं, वैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव में उम्मीदवारों के, टीएमसी उम्मीदवार की। मेरी कांग्रेस से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। मेरी जो भी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, जो जुमले की पार्टी करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए तो फिर हम अहमद जी के पास जाएं। रहमत अली जी ने जो बात अभी कही कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और ये देश तोड़ने वाला बयान है, इनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। इनको याद करना चाहिए कि इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का हक है। ये बयान क्या तोड़ने वाला नहीं था देश को? क्या संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं था? अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यक में नहीं, रमत जी बात उनकी पूरी हो जाए फिर आपको मौका देंगे काउंटर करने के लिए। क्या आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का हक है? क्या ये संविधान के मूल भावना के विपरीत नहीं था? कितने लोगों ने खंडन किया था इस बात का? और जब मंदिर तोड़े जा रहे हैं बंगाल में, हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर विफल है पूरी तरह। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ? आप कांग्रेस के साथ ही हमारे बस खोल के बताए। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में अगर खराब है आशीष जी, तो उसके पीछे की वजह आप लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं। आयुष्मान योजना, अभी मैं उससे भी आ रहा हूं, आयुष्मान योजना
बंगाल क्यों लागू नहीं हुई हमारी सरकार के साथ ही बताओ, तृणमूल कांग्रेस के साथ ही बताओ। मैं क्या बंगाल के लोगों का हक नहीं कि उनको 5 लाख का कैशलेस इलाज मिलना चाहिए? ठीक है, विकास की बातें करते हैं, तुष्टिकरण, इनकी नीतियों में तुष्टिकरण साफ झलकता है। बंगाल सरकार के बजट में 5,713 करोड़ रुपए मदरसों को दिए गए हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी, जिससे पूरी दुनिया भारत पे निगाह लगाए कि देश में जिस तरह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, बंगाल में वहां पर 182 करोड़ सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। आप किस मुंह से विकास की बात करते हैं? ठीक है, बंगाल में, ठीक है, आपके पास आते हैं, आपकी बातों का जवाब रहमत साहब देंगे, लेकिन रहमत जी जरा हेमंत जी को भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं, आप उनका जवाब दीजिएगा। हेमंत गुप्ता जी, तय हो गया है एजेंडा, मान लिया जाए, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने बड़ी बात कही। ममता बनर्जी ने, नितिन नबीन ने जो कहा वो तो उसकी चर्चा तो हम लोग कर ही रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का एक बार फिर से विभाजन करने की साजिश रची जा रही है, उत्तरी बंगाल को बिहार से जोड़ने की साजिश है। ये एक नई लाइन, और चुनाव के दौरान ये बात, तो क्या लाइन और लेंथ इस विधानसभा चुनाव का पश्चिम बंगाल में तय हो गया है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो चुनाव है वो उस वक्त तक काफी हद तक बराबरी के टक्कर में आ गई थी जब बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा था। अब पश्चिम बंगाल से एक बात आवाज उठनी आई जो पब्लिकली नहीं है, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है, कि अब अगर भाजपा नहीं आती है तो हिंदुओं को उसी तरह गाजर मूली की तरह काटा जाएगा जो 1947 के बाद हुआ था। एक बात जो इंटरनल बात बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर ममता जी मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ दे तो क्या वो क्वेश्चन उठता, क्या वो बंगाल जीत पाएंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर मुस्लिम डर, मार काट का डर बंगाल से हट जाए तो वो मतदाता जो अपने घरों में डूबते रहते थे कटने मरने के डर से, अब वो निकल के सामने आएंगे बीजेपी को वोट देने, तब क्या स्थिति होगी? ये एक बहुत जबरदस्त मसला है। इसको लेकर के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के ने कहा कि भाई नमाज के लिए उनको मिला जाता है, तो ये क्यों कहा? अगर भाजपा गलत होती तो क्यों उसको पूरे देश में कहा जाता है, कांग्रेस के उसके बारे कि हिंदू मुस्लिम का तो यानी कि जो आप कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी उस 32% वोट बैंक के तुष्टीकरण की कोशिश कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू वोटों के तुष्टीकरण के लिए, उनको उनकी लामबंदी के लिए, गोलबंदी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान उस नजरिए से नहीं देखा जाए? निश्चित रूप से उसी नजरिए से देखा जाए। अब देखिएगा, बंगाल चुनाव जंगल महल की जो 40 सीटें वो गणित को तय करे। पश्चिम बंगाल की जंगल महल की जो 40 सीटें हैं ये पूरी चुनावी रणनीति को तय करेगी, जिसमें आदिवासी और कुर्मी समुदाय का समीकरण है। और बीजेपी यहाँ से अपना खोया हुआ जमीन फिर से पाने का कोशिश करेगी, और ये जो है हार जीत का फैसला तय करेगा। जिस हिसाब से 65 सीट बीजेपी लाई थी, इस बार जो आंकड़ा बता रहा है, जो हम लोग अपना जो सर्वे जो असेसमेंट करते हैं वो 115 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब अलायंस के साथ कौन उसके साथ जुड़ेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। 4 जिलों को अगर समझ कर पश्चिम बंगाल का जलमहल, बीजेपी और टीएमसी का सत्ता का जो सीढ़ी अगर आप उसको देखेंगे तो दोनों के लिए बहुत टफेस्ट है। अगर दोनों में जिस पार्टी के पास ये सीटें आएगी वो पार्टी सत्ता में इस बार आएगी। तीसरी बात है कि टीएमसी को इस बार झटका लगा ओवैसी जी के आने पर, और टीएमसी के ही सांसद जिन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए एक अलग सुगुफा वहां छोड़ दिया है, तो एक अलग नैरेटिव क्रिएट हो गई, वो भी टीएमसी के खिलाफ जा रहा है। ऊपर से जयराम महतो जो झारखंड के हैं वो भी वहां पर चुनाव लड़ने का अपना घोषणा कर दिए कि 7-8-10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मोर और लेस देखा जाए तो बीजेपी का पल्ला इस बार बहुत भारी दिखता नजर आ रहा है। लेकिन अब आप 115 पर आकर रोक दे रहे हैं और चाहिए 148 के आसपास मेजॉरिटी के लिए। हक साहब बताएंगे उसको। मैं ये 40 सीटों को अगर जोड़ दे तो वो पार कर जाएंगे, क्योंकि 148 चाहिए इसको मेजॉरिटी के लिए। हाँ सर, हक साहब। आनंद जी, मुझे अपने मेरे मित्र हेमंत जी का बात मैं सुन रहा था और एनालिसिस कर रहे थे, तो मैं उनको अपनी प्रतिक्रिया दे देता हूं। उनका जो जिस हिसाब से
टोल मटोल कर करके उन्होंने कहा कि यहाँ ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हुमायूं कबीर बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुसलमानों का वोट कटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता हमवार करेंगे और इनका सपना साकार होगा। देखिए, यहाँ के मुसलमान बहुत ही समझ लिए सोच समझ कर करके यहाँ वोट देते हैं, जिसका जीता जागता आपने देखा होगा 2021 का। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इनका सपना साकार नहीं होगा और ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर समझ लिए कि हुमायूं कबीर हमारे यहाँ कोई फैक्टर नहीं होगा। हमारे यहाँ के मुसलमान मालूम है कि बाबरी मस्जिद का एक इशू ये क्रिएटेड बाय भारतीय जनता पार्टी, इनको पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट को सेंग मारने की एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका सेंग मारना नाकामयाब होगा। पूरे तौर पर फंडिंग कर रहे हैं, पूरे तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ के मुसलमान बाबरी मस्जिद और या फिर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भाईजान है, पूरी भारत जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पर यहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड नहीं चलेगी। और फिर से हम लोग सरकार चौथी बार बना रहे हैं, ये आपके सामने आनंद जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप जरूर दावा करें, आप जरूर दावा करें। आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। 3 बार से आप सरकार में हैं भी। बहरहाल मेरा अब आप जो बातें कर रहे हैं हेमंत जी, इसका जवाब देंगे, इस पर जरूर सबमिशन उनका है। लेकिन मेरा एक सवाल इसी पर है सर कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का एलायन जो गठबंधन हुआ है, इस पर आप आ गए हैं तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। अब हुमायूं कबीर का क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन वो आप बेहतर बताएंगे वहां पर उन इलाकों में उनका कितना दबदबा है। लेकिन यही बात बिहार में ओवैसी साहब के लिए भी कहा जा रहा था। ओवैसी साहब के लिए इस चुनाव में भी, इसके पहले के चुनाव में भी 5 विधायक वहां से उस इलाके से जीते थे, 4 चले गए दूसरी पार्टी में, फिर इस बार 5 जीते। और वो जो वोट बैंक था सर, वोट परसेंटेज था, उसी से इतनी बड़ी जीत बिहार में एनडीए को मिली। हम उस समय भी उनको बहुत ही मिनिमाइज कर रहे थे ओवैसी साहब को, बिहार में भी। और वो जो इलाका है वो सटा हुआ इलाका है, प्रभावित इलाका है आप लोगों से। हक साहब, ठीक है, हक साहब से ही हम जानेंगे। हेमंत जी जरा बताइए, अब जो बात आप कह रहे थे उसको तो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं हक साहब। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना था हक साहब कि पिछले चुनाव को अगर आप देखेंगे तो उसका असेसमेंट करेंगे कि आप लोगों को कितना परसेंटेज वोट मिला। 48% था और बीजेपी के पास कितना था? 38%। 10% का डिफरेंस। अब यहाँ मुद्दा आया, देखिए, घुसपैठिए का, और बीजेपी हिंदुत्व पर लड़ रही है। हाँ। सुशासन एक मुद्दा है। बंगाल का जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है और जिस हिसाब से पॉपुलेशन जो घटा है, आज माइनॉरिटी की तरफ हिंदू जा रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा बात है कि ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट कि अगर इस बार ममता जी को या टीम को वोट नहीं मिला तो 1 मिनट नहीं लगेगा कटने के लिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अंदर कि भाई जब एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री और लीडर अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि 1 मिनट नहीं लगेगा, तो आने वाले दिन में खतरा क्या है? तो जो जान हम कर देंगे, आज ही क्यों ना दे दें? ये बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और तीसरी बात आपको देखिए कि एसआईआर में जिस तरीके से ममता बनर्जी काला कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वो कहाँ का था? मुर्शिदाबाद था, नालंदा थी, मालदा था और उत्तर दिनाजपुर था। इन जिलों में नाम कटा। ये काम हो मुस्लिम क्षेत्र है। अब ये 30% जो आबादी है मुस्लिम क्षेत्र, अगर उसमें ममता बनर्जी का कट रहा है वोट जिनके साथ ओवैसी के तरफ से या किसी और कारण से, तो क्या ममता बनर्जी से 10% वोट को लेकर लीड करेगी या 10% बीजेपी के खाते में जाएगी? इसलिए मैं कहा कि जंग महल वाला जो 40 सीट है वो बहुत ही टफ होगा और इसमें टीएमसी और बीजेपी में इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर है।
यही चीज हक साहब सेंटीमेंट जा रहा है बीजेपी की तरफ। हाँ हक साहब, यही हम आपसे जब भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि जब बिहार का चुनाव था तो उस समय भी हम लोग बहुत ही सीरियसली नहीं ले रहे, कि विपक्ष नहीं ले रहा था कि अरे कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा ओवैसी साहब से, लेकिन ओवैसी साहब ने जो किया उसका असर तो दिखाई दे दिया। 5 सीटें ली, जो वोट परसेंटेज उनका आया था। हक साहब, अब देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज आपने किया, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, आप बंगाल को समझ रहे होंगे, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन 63,66,952 नाम जो कटे हैं, जिसकी बात हेमंत जी कह रहे हैं, उसका भी तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। 60 लाख के आसपास तो बिहार में भी कटा था ना हेमंत जी? जी हाँ हक साहब, चलिए हक साहब के पास शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यही सवाल अगर हम रमत जी आपसे आप जरा इसको बताइए कि क्या इसका जो नया गठबंधन बना है उसका असर नहीं पड़ेगा? इसके बारे में आप बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर साहब के और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। नया गठबंधन उन्हीं का बना है। हाँ उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है, खास करके जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने 5 सीटें जीती, तो कहां से जीती? वो एक लोकसभा सीट जो किशनगंज की है, वहां से 4 सीटें, और अररिया लोकसभा से 1 सीटें उन्होंने वहां जीती, वहां कामयाब हुए थे। और उसी इलाके को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो मैसेज लीक हुआ है कि पश्चिम बंगाल के 4 जिले और बिहार के सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज को कंटेनमेंट टेरिटरी बनाया जाएगा जी, तो मुसलमान इस बात को, और वहां की जो सेकुलर आवाम है, इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगर गलती से भी चुनाव जीत जाती है, आ जाती है, तो ये क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए इस बार आप बेफिक्र रहें, वोटों का बंटवारा नहीं होगा। सेकुलर जितने भी उम्मीदवार मैदान में रहेंगे वो चुनाव जीतेंगे, उनको जनता का अपार समर्थन मिलेगा। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, और आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले चुनाव में जो आप लोकसभा में का रिजल्ट आप देख सकते हैं, अभी से लोकसभा 2024 का रिजल्ट आप देख लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। बहुत ही खराब प्रदर्शन इस बार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी यहाँ पर थोड़ा भी मजबूत चुनाव में हुआ था, तो हर जगह दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े। अरे भाई, सनातनी परंपरा आज की परंपरा है क्या? बीजेपी लेकर आई है सनातनी परंपरा। सदियों से, वर्षों से, हजारों हजार बरस से दुर्गा पूजा हो रही है, काली पूजा हो रही है, हर तरह के पूजा पाठ हो रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, और आज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी का जो बयान था, वो बयान आप बंगाल में क्या बयान देना चाहिए? आपको रोजगार पर देना चाहिए, शिक्षा पर देना चाहिए, पलायन कैसे रुकेगा उस पर बयान देना चाहिए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा उस पर बयान देना चाहिए। नहीं, वो तो दे ही रहे हैं, वो तो बात कह ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि कटमनी वाली सरकार है, भ्रष्टाचार है, इसे खत्म करना है, वहां पर केंद्र की योजनाएं नहीं लागू करती है ममता बनर्जी, वो तो कह ही रहे हैं। आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप सारी बातें कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी का विरोध भी करते हैं, लेकिन केंद्र में आप ममता बनर्जी के साथ हो जाते हैं। तो इसको क्या माना जाए कि कांग्रेस की नीति जो है वो बड़ा कंफ्यूज टाइप की नीति दिखाई देती है, उसका लाइन और लेंथ। देश किसको प्यारा नहीं है? देश के जो भी लोग देश से प्यार करते हैं उसको देश प्यारा है, और सारे देश प्रेमी ये चाहते हैं कि नफरत वाली सरकार देश से हटे, मोहब्बत वाली सरकार बने। देश में जो नफरत फैलाने वाली सरकार है, इसको अब अलविदा कहे। तो फिर सब लोग इसीलिए तो फिर क्या नफरत फैलाने वाली सरकार पश्चिम बंगाल में कौन है? आ रहा हूं आशीष जी आपके पास, जवाब दीजिए। मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। आज के डेट में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में रहमत अली जी, हम लोग पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने वाली सरकार किसकी है, कौन है, किसको आप कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल के लोगों को घुसपैठिया कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं। देखिए, देश में तो सरकार है, घुसपैठिया मुद्दा देश का मुद्दा है ना। नहीं, लड़ाई आप किससे, मैं यही पूछ रहा हूं ना। हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, हमारा यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी
पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। जनता का जो मुद्दा है, जनता का मुद्दा जो है, जनता का जो मुद्दा है वो सरकार के खिलाफ ही होगी, मुद्दे होंगे ना? नहीं, देखिए, हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आप लोग क्यों इतने सहमे हुए हैं? आप सीधे बोलिए ना कि हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं और सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, उसमें टीएमसी भी है। नाम लेने से क्यों हिचक रहे हैं? आप बोल दीजिए ना सीधे। जनता पार्टी के भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ। आप देखिए, नाम नहीं ले रहे हैं। यही कांग्रेस की बड़ी अजीब सी नीति है और इसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके अपने ही रहमत अली जी, आपके अपने ही वोटर जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किससे लड़ेंगे। देखिए, हमारे मतलब यही ना, मतलब इसका मतलब यही है रहमत अली जी, हाल में भाजपा को रोकना है। रहमत अली जी, इसका मतलब यही है कि बीजेपी अगर वहां पर चुनाव जीत रही है तो आपके उम्मीदवार अगर वहां पर काफी पीछे हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप टीएमसी को वोट कर दो। इसका मतलब तो यही है ना। आप इस बात को जान लीजिए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो लोग चाहते हैं कि बंगाल में एक मजबूत सरकार बने, जो मोहब्बत वाली सरकार हो। ठीक है, अब मोहब्बत वाली सरकार की परिभाषा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी की सरकार मोहब्बत वाली सरकार है या नहीं? हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए। ममता बनर्जी जी का अपना एजेंडा है, वो काम फिर वही चीज देखिए, यही चीज समझ में नहीं आ रहा। आशीष जी, आप जरा आशीष जी आप बताइए। ये जो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसके साथी रहमत अली जी जुड़े हैं। दिल्ली में जो मोहब्बत की दुकान आप लोग खोल के बैठे हैं, आप बंगाल में आके आमने सामने हो जाते हैं, जो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं आप लोग। और अभी आपने कहा कि हमारा लक्ष्य भाजपा को रोकना है। हम तो अभी सत्ता में नहीं है, कहीं ना कहीं आपने स्वीकार कर लिया कि हम सत्ता में आने वाले हैं। चलिए, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, बांग्लादेश के लोगों को घुसपैठिए कहा जा रहा है। आप बताइए कि बांग्लादेश के लगभग 10 जिलों पर जहां बॉर्डर फेंसिंग का काम हो रहा था, उस पर बंगाल सरकार ने क्यों बाधा पहुंचाई? क्यों हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उसमें कि 31 मार्च 2026 तक वो सारी बाधाओं को दूर किया जाए? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या ये बंगाल चुनाव का मुद्दा नहीं है? क्या 40 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? क्या ये मुद्दा नहीं है चुनाव का? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या वो मुद्दा नहीं है? आप मुद्दों की बात करें, विकास की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने का बाद रहमत जी, मुझे बोलने दीजिए। रमत जी आपके पास आएंगे, जरा अपनी अपनी बात सब लोग अपने अपने समय में करें तो फिर बात आगे बढ़ती है, सुनाई भी देती है, समझ में भी आती है। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आशीष जी बोलिए। जब ये कहते हैं कि हमारी तो गिनती तो 30% से शुरू होती है, तो आप नफरत की दुकान चला रहे होते हैं कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। लेकिन फ्रेंडली फाइट तो आप लोग भी कर रहे हैं ना आशीष जी, फ्रेंडली फाइट तो आप लोगों की भी है ना। अब तो कह रहे हैं, हक साहब भी कह रहे थे, रहमत जी भी कह रहे थे कि आप उनके साथ मिले हुए हैं, ओवैसी साहब के साथ और हुमायूं कबीर के साथ। काट कर भागीरथी में ये तो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स से निकलकर शॉर्टकट में राजनीति करने वालों की जनकदाता अगर कोई है तो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी है, जिन्होंने नफरत की दुकान चलाकर ऐसे लोगों को एक स्थान दिया है कि वहां पर हुमायूं कबीर जैसे लोग जो ये कहते हैं कि काट कर भागीरथी में फेंक देंगे, उनको राजनीति करने का हौसला मिलता है। ये पता चल जाएगा कि बी टीम है। भाजपा की कोई बी टीम नहीं है। भाजपा की 294 सीटों पर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। हमारी वही टीम है और हमारे साथ बंगाल की जनता खड़ी है। ये जो गलबैया डाल के आप बंगाल में आमने सामने और दिल्ली में एक हो जाते हैं, इसको बंगाल की जनता समझ रही है। 30% से अपनी गिनती शुरू करने का दावा करने वाले लोग ये बताएंगे। बंगाल के लोग इस बात का जवाब देने के लिए तैयारी बैठे हैं। आने वाली 4 मई को इस सब सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा कि नफरत की दुकान कौन चला रहा है और मोहब्बत की दुकान कौन चलाएगा। हाँ
ठीक है, लेकिन अब एक सवाल तो ये भी है ना कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो ये भी कहा जा रहा है, टीएमसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा, आरोप आपकी तरफ लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर जो हुआ है उसकी वजह से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट इस बार चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है क्या आशीष? एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, और सिर्फ ये भी नहीं कि बंगाल में हो रहा है, ये तो पूरे भारत में चलने वाली प्रक्रिया है। क्या मतदाता सूची शुद्ध हो, पाक साफ हो, इस पे काम नहीं होना चाहिए क्या? क्या डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स रोकी जानी चाहिए कि नहीं रोकी जानी चाहिए? क्या बाहरी लोग जो देश की शांति के लिए खतरा हो सकते हैं, क्या उनको फिल्टर किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इस पे काम हो रहा है तो इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनका भी चेहरा बेनकाब होने वाला है। देश की आंतरिक शांति से समझौता करने वाले, देश के तोड़ने की षड्यंत्र रचने वालों को भी बंगाल की जनता समझ रही है। और ये कांग्रेस के साथ ही किस मुंह से बात करते हैं भाजपा को पीछे करने की? एक भी सीट आपकी पूरे विधानसभा पूरे बंगाल में नहीं है और आप भाजपा को हराने का दावा करते हैं। एक भी संगठन, हमारा संगठन मजबूत, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। 4 मई को आपको जवाब मिलेगा। आपकी ये जो गलबैया है दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में आमने सामने, इसको जनता समझ रही है। हमारे कांग्रेस के साथी जान ले। और ये जो बी टीम बन के आप टीएमसी की काम करने जा रहे हैं, इसका भी जवाब 4 मई को आपको मिलने जा रहा है। बिल्कुल परेशान न होइए। बीजेपी की बी टीम, हेमंत जी, ओवैसी के बारे में कहा जाता है, जो नया गठबंधन है पश्चिम बंगाल के कंटेक्स्ट में, अब उसको कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को टीएमसी की बी टीम कह रही है। अब देखिए, एक बातें जो हो रही है, रहमत अली जी ने जो अभी तक बातें कही, उससे तो ये साफ है ना कि चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी, और वहां पर किससे चुनाव लड़ना है ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ही चुनाव दूसरी पार्टियां लड़ती हैं, कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है? और दूसरी चीज की ऐसी स्थिति जब आती है तो फिर बीजेपी को हराओ तो उसमें फिर एक हो जाते हैं लोग। वो स्थिति भी आ सकती है क्या? अगर वो स्थिति आएगी सर, तो क्या उसका इंपैक्ट नतीजों पर पड़ेगा? रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पलायन रोकने का मुद्दा है। सर, इस पर कांग्रेस पार्टी, देखिए, सबसे बड़ी बात है, शांत रहो तो मैं जी। हाँ सर, बोले। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, और जो सबसे ऐतिहासिक रूप से अगर गिरावट देखिएगा ना पश्चिम बंगाल में, तो हिंदुओं की जनसंख्या जो 79 से 70 आ गई है। 1951 का जो जनगणना है और 2011 का जो जनगणना है, उसमें देखिएगा 9% का बहुत बड़ा मार्का है जो वहां पर लोगों को डरा रहा। दूसरी बात है कि अब जब आप देखिएगा कि पूरे बंगाल की 9 करोड़ की आबादी में 6.5 करोड़ की आबादी हिंदुओं की थी, वो घट गई। तीसरी बात आप देखिएगा वहां पर कि जो कई जिले जैसे उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तीसरी बात चौथी बात आप देखिएगा कि जो प्रजनन का दर है वो घटता चला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में डिस्क्रिमिनेशन आ गया है कि इनके साथ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होगा, उनके साथ ऐसा होगा। टीएमसी के जितने भी केसेस है उसका अभी तक किसी तरह से समाधान नहीं हुआ। तो बीजेपी वालों पर जिस तरीके से अटैक हुआ या हिंदुओं पर जो हुआ, उसका समाधान नहीं होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। लेकिन अब आइए, कई रीजन है। जैसे मान लीजिए कि भाजपा के लिए वो जो वाम दल का जो गढ़ रहा केशवपुर, वहां थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मामला कहां जाएगा? मामला ये है कि ममता बनर्जी जी का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी आती है या कांग्रेस को जरा भी सीट मिलती है तो क्या होगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये उनका एक डराने वाला भाग था। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा कि आप एक रहिए। इस पर उन्होंने कई कमेंट भी किए और उन्होंने शायद डायलॉग भी दिए। उन्होंने कहा कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल कितना, ये सब तरह का कई वो कमेंट्स वो कर रही थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, भारत बंगाल खुशहाल रहे, खुदा तुमको जन्नत दे। इस तरह की भाषा कर करके लोगों को डराने का काम कर रही थी।
एक तरफ भाजपा को उन्होंने कहा अगर गुंडा और चोरों की पार्टी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं यह लड़ाई जारी रखूंगी, या मोदी जी जो है ना हमारे अधिकार छीनने आए, हम सब इंटैक्ट रहे। वो किसको कह रही है बताइए? ये अगर इस तरह का एक लीडिंग चीफ मिनिस्टर अगर अपने राज्य में कहता है तो वो बड़ा दिक्कत वाला मामला आता है। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि क्या अभी जो आपने क्वेश्चन किया हमसे कि क्या ममता बनर्जी जी इस तरह की बातें कर करके चुनाव जीत सकती, या कांग्रेस को वोट आता तो कांग्रेस की क्या पोजीशन? हाँ, देखने वाली बात कांग्रेस की जो बात आपको। आप कर रहे हैं सर, तो ये अब यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य, क्योंकि कुछ दिनों पहले अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कांग्रेस को लेकर, यही सवाल था कि आखिर कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि हमारी भी बहुत अच्छे हमारी भी स्थिति बहुत अच्छी होगी इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में, और बिना हमारी मदद के सरकार वहां पर नहीं बनेगी। तो ये क्या इस तरह की स्थिति आपको लग रही है? कांग्रेस और लेफ्ट इस चुनाव में कहां होंगे, किस स्थिति में होंगे, किस पोजीशन में होंगे? एग्जैक्टली कांग्रेस का कहना भी कहीं कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए बदलाव की लहर है और इस लहर में कांग्रेस अपना बेनिफिट उठाएगी। एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मामला आ रहा है वो उसमें बेनिफिट उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस यही करती रही है और इसका फायदा उठाएगी हमेशा, क्योंकि वहां उनको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट कटेगी टीएमसी से या ओदिन वाला तो वो ऐसी वाला ये काटते हैं, तो उसका बेनिफिट हमको अल्टीमेटली हमको मिलेगा, ये उनका होप है। दूसरा चीज है कि वहां जो कुशासन या भ्रष्टाचार जिसको करप्शन कहते हैं, कट मनी वाला मामला, घोटाला वाला मामला, घुसेटे वाला मामला, इसमें ये कह रहे हैं हम एनआरसी नहीं होने देंगे, तो कुछ वोट तो ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा कांग्रेस का एजेंडा है कि भाई हिंदू और सुरक्षा एजेंडा को वो मिसमैच करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ये भी हो सकता है। तीसरा केंद्रीय नेतृत्व जो चुनाव में आकर के खर्चे कर रहे हैं, या जो बीजेपी आके जो अमित शाह जी, नितिन नवीन जी जो अभी कर रहे, प्रधानमंत्री जी जो आएंगे, तो डेटा आधारित ये लोग एक चाल चलेंगे जिसके हिसाब से बूथ लेवल पर ये जो इनका जो सिस्टम था वो काम करेंगे। लेकिन चूंकि फैक्टर अभी ऐसा है कि बंगाल के सभी टीएमसी के वो अधिकारी जो चुनाव में इफेक्ट डालते थे ट्रांसफर कर दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, तो अभी टीएमसी को डर हो गया है कि भाई अब फेयर अगर चुनाव होता है तो हम कहां कब तक इस चीज को आगे ले जाएंगे। ये डर की वजह से ममता जी कई चीजों को लुभाने की कोशिश करी है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने योजना बना दी, क्योंकि ममता बनर्जी में एक करिश्माई छवि तो है जो आप उसको, तो यह आप क्या आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट फाइट ही होगा इस बार भी? इस बार डायरेक्ट फाइट है और टीएमसी और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है, और ये देखने लायक फाइट होगा, क्योंकि कई कल्याणकारी योजनाओं में जो जिस तरीके से रेवड़ी बांटने का प्रचलन देश में चल गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया है, वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। दूसरा कि टीएमसी का जो संगठन है अभी कई जगह टूटा है और कई लोग टीएमसी से बीजेपी में आ गए। ठीक है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर सर ये आ रही है कि चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीसरी 19 लोगों का, हाँ 19 लोगों की तीसरी लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट में जो प्रमुख तौर पर है महिला को भी उम्मीदवार बनाया है। हरिपाल से मधुमिता घोष को चुनाव मैदान में उतारा है, और इसी बीच हेमंत जी स्वपन दास को भी इस चुनाव में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्हें भी अपना उम्मीदवार बनाया है। शांतिपुर से स्वपन दास को उम्मीदवार बनाया है, रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया है, विप्लव मंडल उम्मीदवार हावड़ा मध्य से होंगे, उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो ये 19 उम्मीदवारों की अपनी एक और लिस्ट जारी की है। जल्दी से आशीष जी जरा आप बताइए इस बार। हाँ सर, अरविंद जी, इस बार जो वामपंथी दल है ना, हाँ। और कांग्रेस अलग अलग जो लड़ रही है वो टीएमसी वोट बैंक को काटेंगे और वहीं से कांग्रेस कुछ अपना वोट जीतने का कोशिश करेगी। नक्सल में ही है। आशीष जी, हेमंत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो चुनाव आयोग ने अधिकारियों का ट्रांसफर किया, स्थानांतरण किया है, उसको भी ममता बनर्जी उसकी चिंता का विषय है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कहीं ना कहीं कि यही अधिकारी, कुछ अधिकारी शायद ऐसे थे जो अधिकारी ममता दीदी को चुनाव लड़ाने का काम करते थे। ये बात सिद्ध हो गई है। और विशेष वर्ग के अल्लाह तुम्हें सुरक्षित रखे, खुदा तुम्हें सुरक्षित रखे, और भाजपा का डर दिखा के जो राजनीति करने की उनकी शैली इन दिनों पर दिखाई पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करती है कि आने वाली 4 मई को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, जिसका डर उन्हें सोने नहीं दे रहा है। और शायद इसीलिए एक बार फिर अब
अपने विकास के कामों की चर्चा न कर, अपनी उपलब्धियों की चर्चा न कर वो भाजपा का डर दिखाकर एक बार फिर से जनादेश प्राप्त करने का जो घिनौना प्रयास कर रही हैं, वो भी बेनकाब होने वाला है। और एक बहुत दिलचस्प बात है, मैं बताना चाहता हूं कि जो चुनाव की तारीखें हैं 23, 29 दोनों को मिला दें तो 52 और परिणाम की तिथि है 4, 52, 4, 56 इंची सीने का दम 2025 आप वहां पर लेकर आ गए। ठीक है रहमत जी, चर्चा में आखिरी हाँ जल्दी से 4 मई बीबी शादी के सामने बता दिया इजराइल में जाके, फादरलैंड बता दिया इजराइल को। 56 इंच का सीना वहां पर फादरलैंड बता रहे हैं। गैस नहीं है देश में, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस बिना इजराइल के किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होती है और इजराइल को इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी इजराइल एक मुद्दा आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी तो पूरा चुनाव बाकी है। किसी और दिन भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ ही चर्चा करेंगे। जहां पर आज बात रुकी है वहीं से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष शर्मा जी, हेमंत गुप्ता जी, रहमत अली जी और एहतेशामुल हक साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। टीएमसी के नेता, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।